तो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। जब शंकरन, ये है शंकरन, उठा तो देखा उसने कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। चुनाव चुनाव केंद्र पर यानी कि बूथ पर शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश कर रहा है और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। उसने कहा, आज हम शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। लगभग लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आज तो हम वोट डालकर अपना राजा चुनते हैं, शासक चुनते हैं। करीब 3000 साल पहले, करीब कितना, 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञ करके अपना राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसे ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी थी। अगर यदि उस घोड़े को किसी राजा ने रोका तो राजा को दूसरे राजा से लड़ाई करना पड़ जाता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अगर यदि उसने घोड़े को छोड़ दिया दूसरे राजाओं ने तो शक्तिशाली राजा था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इसके बाद जिसने घोड़ा को मतलब जाने दिया उसको आमंत्रित किया जाता। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, प्राइज दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला बहुत पावरफुल माना जाता था। क्या माना जाता है? बहुत पावरफुल माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनाओं में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता। राजा को एक बाघ की खाल पर विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध में जो रथ पर सारथी होता है वही सहचर यानी कि सहायक होता था राजा का। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था यानी कि सारथी जो था राजा का प्रशंसा करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा और रानी दोनों को कई अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पर भर था। मतलब कि अन्य जो राजा उस यज्ञ में बुलाए जाते थे उस यज्ञ को जो कार्यक्रम हो रहा है उसको सिर्फ देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी कि आजकल के जो वैश्य यानी कि बनिया टाइप के आदमी वो उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। राजा का जो पुरोहित था उसे शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। शूद्र को शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन गया। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाओ, मतलब कि लिस्ट बनाइए। पेशे के आधार पर वह कौन कौन से वर्ग शामिल थे। पेशे के आधार पर वह कौन कौन से शामिल होते थे, वैश्य होते थे या जो भी होते थे राजा के। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण।
उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना था और यज्ञ भी, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, जिनके लिए राजा उन्हें उपहार देते। क्षत्रियों का काम करना, क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, यानी वैश्य वैश्य जो होता था उसको काम खेती, यानी बनिया को खेती, पशुपालन तथा व्यापार था। पशुपालन, पशु गाय भैंस जो पालते थे, और व्यापार यानी कि अभी जो व्यापार करते हैं। शूद्रों का काम अन्य खेती, शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। शूद्र का जो काम था, वो जो तीन जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सब तीनों का काम करना था, मतलब सेवा करना था। देखिए, चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये देखिए, ये पहले ज़माने के बर्तन हैं। इसका प्रयोग खास अतिथि जो आते होंगे उसके खाना परोसने में किया जाता होगा। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माना जाने लगे। ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होती है, जन के बसने की जगह होती है जिस जनपद कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मात्र मानचित्र 4 यानी पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। मानचित्र 4 में महाजनपद दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। आर्कोलॉजिस्ट ने इन कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें फर्क है। हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है। और मवेशियों तथा अन्य जानवरों के पालते थे। मवेशियों और अन्य जानवरों को क्या करते? पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाते थे। धान, गेहूं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय में नहीं है? बताइए। इसका तो सभी उल्लेख है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन भी बनाते, उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। इनके बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में, सरल रेखा और ज्यामिति के आकृतियों के रूप में है, आकृतियों के रूप में ये महाजनपद। ये करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण अधिक हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उसे महाजनपद कहने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनके चारों ओर ईंट पत्थर की कई दीवारें बनाई गई थी। देखिए, मानचित्र 4 है ये। महत्वपूर्ण जनपद भी है, महाजनपद और नगर। ये देखिए, काबुल नदी, तक्षशिला, गंधार, हस्तिनापुर, वैशाली, मगध इधर है, कौशाम्बी इधर है और उज्जैन इधर है। तो आप चुन सकते हैं वीडियो को पॉज करके महाजनपद और जनपद। महाजनपद और जनपद। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। अच्छा, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। जो कई राजा थे अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए चारदीवारी का उपयोग करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक
योजनाओं की आवश्यकता थी, व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। ठीक है, परिश्रम तो क्या ही होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। इसके लिए क्या संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये देखिए, ये है ये है चार दीवारी। इसी का सुरक्षा के लिए करते होगा किलाबंदी। यही है किलाबंदी। कौशाम्बी किले की दीवार, ये कहाँ का है? कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ईंट की दीवार का अवशेष है। ईंट की दीवार का जो बचा हुआ उसका अवशेष। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ईंट की दीवार यूपी में जो मिला है अवशेष, वो कितने साल पहले? 2500 साल पहले बना हुआ था। 2500 साल पहले। कितना दिन पहले? 2500 साल पहले। अब अब राजा से अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों के नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों यानी पृष्ठ संख्या 77 पर देगा। अच्छा, देख लेंगे। आहत सिक्कों के रूप में होता था, मतलब जो ठप्पा मार कर बनाया जाता था उस सिक्का, उससे आहत सिक्का कहते। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय में 8 में पढ़ोगे, मतलब आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे। ठीक है, विशाल किला बनाता था और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उन्हें कई सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें कर्मचारी रखते थे। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। और क्या करने लगे? उपहार के बदले कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, जो किसान था उस पर जो फसल उगाए जाते थे उस पर कर लगा दिए। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, मिस्त्री लोग जो काम करते थे उसके ऊपर कर लगा दिए थे। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादकों के रूप में देना पड़ता था। ठीक है। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। व्यापारी जो सामान खरीदते थे उस पर कर देते थे, यानी कि जिसे जीएसटी कहते थे आजकल। आखेटकों तथा संग्राहकों को जल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक जो भोजन के लिए शिकार करते थे और उसे भी कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन। कृषि में क्या परिवर्तन हुए उस समय, आइए पढ़ते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। ठीक है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल का फाल क्या था? पहले लकड़ी, उसके बाद लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले के बीज बोते थे, लेकिन अब धान उपजाया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। पहले की तुलना में पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अब क्वेश्चन है, देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? ये जो परिवर्तन हुआ उसको प्रोत्साहित क्यों करते थे, बताइए। अब कमेंट में करते। सूक्ष्म निरीक्षण, जो निरीक्षण करते थे उस समय सूक्ष्म। पहले क में है मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अच्छा, वो ढूंढ लिए हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कितना? 200 साल। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। गंगा और सोने जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो नदियाँ थी उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था? जंगलों से भरा था। जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। हाथियों को पकड़ कर उसे मतलब प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, लोहा अयस्क की क्या है? खदानें। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट थे ये। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे।
बिंबिसार और अजातशत्रु मगध में दो महत्वपूर्ण महान शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? एक तो बिंबिसार, एक अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। मतलब कोई दूसरे जनपद को जीतना है उसके लिए सब चीज साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर फैला दिया था। उत्तर पश्चिमी भाग पर फैला दिया। बिहार में राजगीर यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बिहार में राजगीर तो कई सालों मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। मतलब कि बाद में इसको पटना बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले कितना? 2300 साल पहले मैसेडोनिया के राजा सिकंदर विश्व करना चाहता था। पूरा विजय में जीतना चाहता था पूरा विश्व को। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा। मतलब कि पूरी तरह सबको जीतते 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 व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मगध की ओर कूच करना चाहा, मतलब आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सिपाहियों ने क्या कहा? मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। भारत के पास पैदल रथ और बहुत बड़ी सेना थी। क्वेश्चन है, देखिए, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? ये जो मगध का सेना था और ऋग्वेद में जो सेना था, इसके अंतर में क्या मिलती है, बताइए। दूसरा है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध के शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नज़दीक ही वज्जी था। उसके बहुत नज़दीक ही वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार में थी। जिसकी राजधानी कहाँ था? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण में कई शासक थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी कि जो मीटिंग होता था उसमें वो बातें करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। शत्रुओं को कि कैसे भगाना है, ये सब चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। लेडीज लोग इनमें नहीं हिस्सा लेते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। किससे? दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। दीघ निकाय को कितना? 2300 साल पहले लिखा गया। दीघ निकाय को कितने साल पहले? 2300 साल पहले। अजातशत्रु और वज्जी संघ पढ़ते। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु किस पर? वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेज दिया। बुद्ध ने उसने पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है? बुद्ध ने पूछा क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक है, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन, उनकी बातों को ध्यान पर देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चेतियों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। अच्छा, जो अलग अलग मत के संत हैं उन सभी का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। ये दोनों के बीच वार्तालाप हुए मीटिंग में। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ये जो संघ बनाए थे उसको जीतना चाहते थे। इसके बावजूद
थोड़ा कट जाता है, थोड़ा कट जाता है। अच्छा, इसके बावजूद उसका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बावजूद भी अब से यानी कि आज से 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। गण को विजय कर लिया, मतलब जीत लिया, और उनको अपने राजधानी में मिला दिया। इनके बारे में तुम अध्याय में पढ़ोगे, आगे आगे में हम पढ़ेंगे। कल्पना करो, वैशाली उस सभागार में तुम अंदर झोंक रहे हो, मतलब आप वैशाली के सभागार में हैं और अंदर झोंक रहे हैं, जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने की विषयों पर चर्चा कर रही है। जहाँ पर मगध का राजा है उस पर विजय पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो तुमने क्या सुना? तो उसमें जो जो विजय के बारे में कही जाती है कि कैसे हम विजय करेंगे, तो उसी के बारे में हम सुनेंगे, इसी के बारे में लिखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है राजा किसे कहते हैं, अश्वमेध कौन करता था, वर्ण में कौन कौन आते थे, 3 गो आते थे, ब्राह्मण और सभी। जनपद आते थे, महाजनपद कहाँ कहाँ है, किलेबंदी किसे कहते, सेना कौन कौन रखते थे, कर कौन लगाया था, पौधारोपण कौन कौन करते थे। तो यही सब है। तो आज की क्लास में इतना है, तब तक मिलते हैं अगले की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।